हमने अर्थक्वेक लोड फिनिश कर दिया, अब विंड लोड स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। IS 875 पार्ट 3। इससे पहले हम IS कोड 1893 डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा IS कोड 1875 पार्ट 3 है विंड लोड के लिए। इससे पहले मैंने IS 875 पार्ट 2 शेयर किया था। वो इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड्स के लिए था। आपने फ्लोर पे जो पहले लोड चूज किए होंगे, फ्लोर पे कितना आएगा, कॉरिडोर पे कितना आएगा, तो ये स्क्रीन पर जैसे विजिबल है। IS 875 जो हमारा पार्ट है उसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। पहला डेड लोड के लिए, दूसरा इम्पोज लोड के लिए, थर्ड विंड लोड्स के लिए, स्नो लोड्स, स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन। तो हमने पार्ट 2 तो आपको बता दिया है, पार्ट 3 विंड लोड आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। विंड लोड सबसे पहले वही स्कोप डिस्कस करेंगे। डिजाइन लोड्स जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं 10 मीटर से ज़्यादा, ग्रेटर देन 10 मीटर, वहाँ पे हमारे विंड फोर्सेस एक्ट करते हैं सब बिल्डिंग्स पर। लेकिन फिर से यहाँ पे जोन्स अलग अलग हैं। एक सेकेंड। चलो कोड स्टार्ट करने से पहले वो कल का फिनिश करते हैं। कल का शायद असाइनमेंट बोला था शशांक ने, अभी उसे मैसेज किया। कल का पहले शशांक असाइनमेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार अर्थक्वेक लोड अपन फिनिश करके ही चलेंगे, वापस नहीं आएंगे दोबारा यहाँ पे। एक बार हाँ हाँ स्टार्ट किया तो फिर स्टार्ट ही कर दिया। ठीक है। तो असाइनमेंट किसने किया है? अमन, यशवर्धन, लोड अभिनव कॉम्बिनेशन के अलावा बस 4 बच्चों ने किया और किसी ने नहीं किया। हर्षिता ने किया है। हर्षिता ने किया है। और किसी ने नहीं किया। क्योंकि लोड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको कोड से देखकर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार बताओ। लैपटॉप से डोंट ज्वाइन है। हर्षिता आप ही बता दो आपका। कोई भी बता दो। हाँ ठीक है हर्षिता, तो तुम स्क्रीन शेयर करके बताओ। किया हुआ है ये, बाकी सब ने यस सर लिखा है, काफी लोगों ने किया। अमन यस सर किया है। किया है, बढ़िया। ठीक है, अभी एक स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं, तो यहाँ से सब चेक कर लेना किसका सही है किसका गलत है, कहाँ क्या गलत है। जो चीज समझ में आए वो पूछ लेना। मेक स्टॉप शेयर। हर्षिता इसको कैंसिल करो एंड जहाँ पे अपन नोट्स लगाते हैं ना ज्योमेट्री में, जाके वहां से शुरू बताओ जनरल से। ठीक है, 8 मिनट।
कल 15 तक तो अपन ने बनाए थे, उसके बाद तुमने 16 कॉम्बिनेशन से बनाया होगा, है ना? तो यस सर। अपना एक कॉम्बिनेशन जो बना था वो था तुम्हारा 16 नंबर पे क्या है, 0.9 डेड प्लस 1.5 EQ प्लस देखो यहाँ पे जो तुम्हारे 16 से लेके 19 तक के कॉम्बिनेशन है ना, तो इसमें 0.5 मतलब आई मीन 0.9 नहीं आया था, 1.5 ही आया था, क्योंकि कोड में क्या लिखा हुआ है कि 0.9 वाली वैल्यू अपन तभी कंसिडर करते हैं जब अपने को ओवरटर्निंग या फिर स्ट्रेस रिवर्सल लेना होती है। तो मैंने तुमको कल बताया था कि जब शेयर वॉल वगैरह डिजाइन करते हैं या फिर कोई ऐसे स्ट्रक्चर जैसे चिमनी वगैरह होगी जिसमें ओवरटर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस केस में अपन 0.9 कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा 1.5 डेड प्लस 1.5 अर्थक्वेक आया था, तो वो वाले चेंज कर लेना 16 से लेके 19 तक, है ना? उसके बाद वाले बताओ। 0.9 के बाद तुमने क्या किया, 1.2 डेड प्लस लाइव प्लस EQ प्लस X। इसको एक बार ये 20 के प्लस पे क्लिक करना, एक्सपांड करना 20 वाले कॉम्बिनेशन को। हाँ 1.2 1.2 1.2, ठीक है। ऐसे ही तुमने -z प्लस z माइनस z, ठीक है। उसके बाद 1.0 डेड प्लस अर्थक्वेक एंड x माइनस x z प्लस z, ठीक है, ये भी सही है। फिर 28 में अपने को चाहिए 1.0.8 लाइन, 28 को एक्सपांड करना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, सबने यही वाला कॉम्बिनेशन बनाया जिन जिन ने असाइनमेंट किया है। अगर वो 0.9 वाला कॉम्बिनेशन छोड़ दो 16 से लेके 19 तक, है ना, बाकी सबने ये सेम कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, किसी ने कुछ और भी किया है इसमें? अमन? यस सर, सेम बना है सर। सेम है सेम। नवीन तुम्हारे? यस सर, सही बनाए। मीनाक्षी तुमने? ऐसे ही? यस सर। ठीक है। सर सेम ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है। हिमांशु तुम्हारे? हिमांशु है क्लास में? नहीं है, चलो ठीक है। तो तुमने ये कॉम्बिनेशन एडिटर से बनाया है या फिर बाहर जहाँ से अपन कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं वहां से ऐड किए? हर्षिता तुमने कैसे बनाया? सर एडिटर में किया है पूरा, बस वो जहाँ पे वैल्यूज बदल रही थी वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको चेंज कर दिया था। ठीक है। और बाकी सबने कैसे किया है, एडिटर से या फिर बाहर से? सर एडिटर। ठीक है, मतलब अब सबको एडिटर चलाते आया ना, उसका यूज समझ में आ गया, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी? सर वो अगर सर जो 0.8 वाला था सर, अगर उसको सिर्फ 0.8 नहीं कर रहा था सर, एरर आ रहा था। तो फिर मतलब सर जैसे वो सर उसमें लोड दिया था ना 0.8, तो सर मैं 0.8 कर रहा था तो एरर बता रहा था सर। तो एरर क्यों बता रहा था सर 0.8 में? वो उसका सिंटेक्स जो है ना, तुमको पॉइंट के पहले 0 लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टैट में वो कंसीडर नहीं करेगा, उसका ऐसा वैल्यू नहीं कंसीडर करेगा। ओके सर, है ना? हाँ ठीक है। तो फिर आज अभिषेक कंटिन्यू करेगा गणित का, है ना? और जिसने भी नहीं लगाया है कॉम्बिनेशन वो प्लीज कर ले, बिकॉज अब असाइनमेंट मिलेगा तो तुमको सारी चीजें खुद से करना। अभिषेक ये था सर। हाँ ठीक है भाई, हाँ स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, वापस अपन कोड पे आते हैं। जैसा अपन अर्थक्वेक लोड समझ किया है, यहाँ पे विंड लोड आएगा। विंड लोड में क्या है, हम जो स्ट्रक्चर अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके ऊपर जो विंड लोड आएगा वो उसका नेचर भी डायनामिक ही रहेगा, लेकिन डायनामिक फोर्सेस को सॉल्व करना होता थोड़ा टिपिकल जाता है, इसलिए उसको हम अज्यूम करके एक सेकेंड
तो विंड लोड जो हमारा विंड लोड का नेचर है वो भी डायनेमिक ही रहेगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग स्टैटिक लोड मान लेते हैं। Nevertheless, there are various type of structure of the compound. टॉल बिल्डिंग्स पे लगता है, जो टॉल बिल्डिंग्स रहेगी यानी सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही नहीं रहेंगे, चिमनीज, लेटेस्ट टावर, कूलिंग टावर, ट्रांसमिशन टावर, ये जितने भी लोड है जो आप लोगों ने टावर्स देखने जिनकी हाइट बढ़ेगी, वहां पर भी हमारा विंड लोड अप्लाई होगा बिल्डिंग्स के लिए भी। ये स्कोप बता रहा हूँ कि कहाँ हमारे विंड लोड अप्लाई होते हैं। Section, the standard law applies. Thus, this standard also applies to buildings or other structures during erection, construction, and the same shall be considered carefully during various stages of construction. मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे भी हम विंड लोड के लिए जो यूज करते हैं शटरिंग, उसमें भी हम उस पर भी विंड लोड आने के चांसेस रहते हैं, तो उस पर भी विंड लोड की डिजाइन विंड लोड की डिजाइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये तो स्कोप हो गया। अब सीधे मैं आ रहा हूँ टर्मिनोलॉजी विंड स्पीड पर, डिजाइन विंड स्पीड पर। जो हमारी डिजाइन विंड स्पीड, जैसे अर्थक्वेक के हमारे जितने जोन्स होते हैं 5 जोन होते हैं, उसी तरह अर्थक्वेक विंड के भी अपने 6 जोन होते हैं टोटल। हर जोन पे विंड स्पीड अलग रहेगी। नेट इसमें क्लियर शो नहीं हो रहा है मैप पर, ये रहा। जैसे अर्थक्वेक के डिफरेंट जोन थे इंटेंसिटी के ऊपर, वैसे ही यहाँ विंड स्पीड रहेगी। विंड स्पीड जो हमने निकाली है डिफरेंट सिटीज पर, ये एरिया पर, वो लास्ट के 50 ईयर्स की ऑब्जर्व की हुई है, उसके ऊपर निकाली हुई है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जोन है विंड स्पीड के, और जूम इन करके दिखाता हूँ तो ये यहाँ से दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो विंड स्पीड दे रखी है उसके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ये जो पर्पल जोन है वहाँ पे 55 मीटर पर सेकेंड है। जैसे अर्थक्वेक में हमने जोन फैक्टर की वैल्यू निकालते थे, वहाँ पे जोन मैटर करता था। यहाँ पे जो हमारी बेसिक विंड है, किस एरिया में कितनी विंड है, वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाली हुई है। तो हर जोन पर अलग डिफरेंट विंड है, उस बेसिस पे हमने विंड स्पीड निकाली हुई है। पहला फैक्टर मैं समझा रहा था आपको, basic wind speed VB. So the basic wind speed for any site shall be obtained from figure 1 and shall be modified to include the following effects to get design wind speed VZ. Basic wind speed अलग है, design wind speed अलग है। Basic wind speed तो अपन सीधे मैप से निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। जिस एरिया में हमारे जो हमारी साइट की लोकेशन रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से पहले बेसिक विंड स्पीड निकालेंगे। आप बेसिक विंड स्पीड तो निकाल लिए, लेकिन जो हमारी डिजाइन विंड स्पीड है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले टेरेन रफनेस एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड है लोकल टोपोग्राफी, फोर्थ है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। जैसे वहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे, सेम टू सेम यहाँ पे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स की वैल्यू निकालना है, सीधी सी बात है। VZ जो है यहाँ पे वो डिजाइन विंड स्पीड है, VB है बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड मैप से निकाल लेंगे, डिजाइन विंड स्पीड इस फॉर्मूले से निकालेंगे, VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब हम समझते हैं यहाँ पे K1 K2 K3 K4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यूज कहाँ से लेना है। सबसे पहला है VZ, तो डिजाइन विंड स्पीड हो गया इन मीटर पर सेकेंड। जो K1 है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर, रिस्क फैक्टर है, C 6.3.1 ये अपन वहाँ पे देखेंगे। K2 है टेरेन रफनेस और हाइट फैक्टर, टेरेन रफनेस और हाइट फैक्टर। K3 है टोपोग्राफी फैक्टर, K4 है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन। Wind speed may be taken as constant up to height of 10 meter. However, pressure for building less than 10 meter high may be reduced by 20% for evaluating stability and design of the building. जो हमारी wind speed है वो 10 मीटर से, जितनी भी बिल्डिंग 10 मीटर से ज़्यादा की रहेगी वहाँ पर फैक्ट करता है मैक्सिमम केसेस में। 10 मीटर से ज़्यादा की टॉल स्ट्रक्चर है हमारा, तो वहाँ पर हम विंड फोर्सेस कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि 10 मीटर से बड़ा होना चाहिए स्ट्रक्चर की हाइट। फर्स्ट है रिस्क फैक्टर,
रिस्क फैक्टर की अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ कि रिस्क फैक्टर क्या है। बेसिक फिगर, ठीक है, बेसिक विंड फॉर टेरेन कैटेगरी 2 एज एप्लीकेबल at 10 meter above ground level based on 50 years mean the suggested life period to be assumed in design and corresponding given factors for different class of the structure। मतलब सीधी सी बात है, जो हम ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक पॉइंट बनाया गया है कि लाइफ जो हमारी स्ट्रक्चर की होती है वो 50 इयर्स की होती है, इसलिए जो ऑब्जर्वेशन ली गई है वो लास्ट 50 इयर्स के ऊपर ली गई है। फर्स्ट है केवन, सेकेंड है टेरेन और हाइट फैक्टर। सिलेक्शन ऑफ टेरेन कैटेगरी शॉल बी ड्यू टू रिगार्ड। अब यहाँ पे जो एक चीज आती है, टेरेन फैक्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टेरेन का मतलब आपके आसपास की लोकेलिटी कैसी है, ओपन एरिया है या क्लोज्ड एरिया है। ओपन एरिया रहा, इनकेस जैसे अपन ट्रैवल करते हैं तो कुछ ओपन एरियाज में घर बने होते हैं, जैसे जो टावर्स रहते हैं वो ओपन एरियाज में, एक्सपोज्ड एरियाज में देखने को आसानी से देखने को मिल जाते हैं। रहते तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पे जो विंड फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो अलग होंगे, और जो सिटीज में जो विंड फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो अलग होंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एट दैट साइड। समझ में आ रहा है कुछ कि मैं ये अकेला बात कर रहा हूँ? Selection of terrain categories made with due regard to बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। the terrain category used in design of structure may vary depending on the direction of the available solution material। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिप्लाई तो करो। देखो कुछ भी बोल दो, अभी मैंने कुछ सिर्फ टेरेन फैक्टर पहली चीज है। टेरेन फैक्टर मतलब आपका एरिया कैसा है, एरिया ओपन है या क्लोज्ड है। ओपन क्लोज्ड इन द सेंस बिल्डिंग्स ज्यादा है, जैसे मैंने कि कोई भी हैवीली ऐसा एरिया ले लें यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, तो विंड की जो टेरेन कैटेगरी है वो अलग क्लास में डिवाइड की गई है। तो वहीं पर अगर एरिया ओपन है तो वहाँ पे विंड फोर्सेस अलग रहेंगे, तो टेरेन कैटेगरी अलग है। तो terrain in which specified structure stands shall be assessed as being one of the following terrain। 4 terrain categories है। Category 1 exposed open terrain with few or no obstruction and in which the average की बात नहीं है, ठीक है, at which the average। This is the criteria for measurement of regional basic wind speed and represents airfield, open park length and undeveloped freshly built up outskirts of towns and suburbs। ठीक है, पहली कैटेगरी ये हो गई है। फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी सेकंड यहाँ है, हाँ ये ऑथोरिटी ठीक है। Average height of any object surrounding the structure is less than 1.5 meter। The equivalent aerodynamic roughness coefficient Z0 for this terrain is 0.002। Typically this category represents open sea coast, flat plains without trees। मतलब जो हमारा open area है, flat area है, वो सबसे पहला कैटेगरी में आता है, जिसमें सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की हाइट 1.5 मीटर से लेस देन है, तो कैटेगरी फर्स्ट में आ गया। सेकंड कैटेगरी open terrain with well scattered obstruction having height generally between 1.5 meter and 10 meter। The equivalent aerodynamic roughness coefficient Z0 for this terrain is 0.02। ये वैल्यूज यूज होगी जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके जो आसपास के स्ट्रक्चर्स की हाइट 1.5 से लेस है तो कैटेगरी फर्स्ट है। 1.5 से 10 मीटर के बीच में आ रहा है, हमारे जो जिस स्ट्रक्चर पे हम विंड फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके आसपास का एरिया देख रहे हैं। तो अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स की हाइट 1.5 से 10 मीटर के बीच में है तो हमारी वो कैटेगरी सेकंड है, जिसके लिए रफनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.02 दी है। This is the criterion for measurement of regional basic wind speed and represents airfield open part। ठीक है, मतलब जो सेकंड क्राइटेरिया है वो एयरफील्ड ओपन एयरपोर्ट वाली जगह देखी होगी, तो वहाँ पे हमेशा जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनकी हाइट पर
हाइट पर लिमिट लगाया जाता है 1.5 से 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो हमारा एयरप्लेन है उसे लैंडिंग और टेक ऑफ करने में दिक्कत होती है। कैटेगरी 3 मतलब एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया आ रहा है वो हमारा सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी 3 terrain will usually closely spaced or having size up to 10 meter with height or 10 मीटर तक हाइट जिनकी या 10 से ज्यादा थर्ड कैटेगरी में आता है। वेल वुडेड एरिया जो शबर्ब्स टाउन ये सब जो आ रहे हैं वो थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। और जो कैटेगरी 4 है न्यूमरस हाईली क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन, इसके जो आसपास हमारी जो हाइट है वो 20 मीटर और दिस कैटेगरी द इक्विवेलेंट एरोडायनामिक रफनेस मतलब जेड की वैल्यू जो हमें लगेगी वो 2 मीटर 2 है। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो मैंने बताया था पहला, तो टेरेन की वैल्यूज तो यहीं से क्लियर हो गई, यहाँ पे लिखी हुई है। रिस्क कोफिशिएंट के लिए मैंने वैल्यूज नहीं बताई थी तो इसलिए टेबल दी गई है। टेरेन कैटेगरी हमें वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे उसके लिए 0.02 थी, कैटेगरी 3 के लिए 0.2 है, 4 के लिए 2 है। जो K1 की वैल्यू है वो हमारी डिपेंड करेगी बिल्डिंग्स के टाइप के ऊपर और हमें जो विंड की स्पीड है 33, 31, 47, 50, 55 ये 6 जोन में हमारी विंड की स्पीड, विंड की और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर हमारी डिपेंड करेगा रिस्क कोफिशिएंट जो हमारा कोफिशिएंट है। सेकंड कोफिशिएंट था टेरेन और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा था। तो मैंने टेरेन आपको समझा दिया है किस कैटेगरी की 4 कैटेगरीज के टेरेन उनकी वैल्यूज क्या है। और ये रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं। जनरल बिल्डिंग्स के लिए मैक्सिमम केसेस में 1 ही देखी गई है और आपको जहाँ पे भी यूज करोगे तो 1 ही ले जाएगी। टेम्पररी शर्ट सच एज दोज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं साइट के नियर बाय उनके लिए वैल्यूज अलग दी गई है। नई प्रोबेबल डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो डिजाइन लाइफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। 50 ईयर्स होती है वैसे जनरल बिल्डिंग्स की। बाकी यहाँ से अपन K1 की वैल्यू निकालेंगे, K2 की वैल्यू टेरेन से निकालनी आ गई है। अब जो K2 की वैल्यू है वो हाइट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट होगी, मतलब आप सारी वैल्यूज लिख दोगे एक किसी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन K2 की वैल्यू हर हाइट पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, मतलब एक ही स्ट्रक्चर पर डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट लोड एक्ट करते हैं। मतलब मैंने मान लो 50 मीटर का स्ट्रक्चर ले लिया तो 10 मीटर पे जो मेरे विंड लोड्स हैं वो अलग होंगे, 20 पर अलग, 30 पर अलग, 50 पर अलग। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे विंड लोड्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो K2 की जो जिसकी वैल्यू K2 पर डिपेंड करेगी क्योंकि ये हाइट के करस्पॉन्डिंग दी गई है। तो अगर यहाँ पे मैं हाइट देखूँ 10, 15, 20, 20, 30, 50 मीटर यहाँ पे हाइट दी गई है, यहाँ पे टेरेन कैटेगरी दी गई है। तो सबसे पहले तो अपन टेरेन कैटेगरी से मैंने आपको बता दिया है कि कितना है और वैल्यूज क्या आनी है। और K2 की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आएगी, किस हाइट की करस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो K2 की निकल के आएगी। दो वैल्यू समझाएंगे K1 K2, आगे और भी ज़्यादा फैक्टर्स आने वाले तो कंफ्यूज मत होना। चेंज टेरेन कैटेगरी की ये फैच डेवलप हाइट। फिर थर्ड आता है हमारा K3 फैक्टर, फैच एंड डेवलपमेंट हाइट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे डेवलपमेंट हाइट, अच्छा ये तो सेम चीज़ है, सॉरी, फैच एंड डेवलपमेंट हाइट रिलेशन ये छोड़ो, ये इतना डीप में अभी जाने की सिर्फ ये वाली जो टेबल नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 2 है, बस इधर से हमारी वैल्यूज निकल के आएगी जो मैक्सिमम वैल्यूज है जो यूज होने वाली। थर्ड जो है वो हमारा टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी आपने पहले भी सुना होगा, तो टोपोग्राफी पहले आप समझो कि आपको क्या समझ में आता है टोपोग्राफी से। इसमें पूछूंगा भी मैं, इंटरेक्शन से होगा। टोपोग्राफी तो पढ़ा होगा, सुना होगा, पहली बार में सुन रहे, किसी को कुछ आइडिया? सर्वेइंग में सुना होगा, पढ़ा होगा। देखो डायरेक्ट मैं सॉफ्टवेयर पे जाके भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यूज आना इंपॉर्टेंट है कि आपको इंजीनियर हो तो पता तो होना चाहिए कि हम इनपुट क्या डाल रहे हैं, इसलिए आईएएस कोड पढ़ा रहे हैं। बाकी कहीं पे आप सीखने जाओगे तो आईएएस कोड दिखाएंगे नहीं, वो सीधे सीधे वैल्यूज दिखाएंगे। तो टोपोग्राफी क्या होता है?
आसपास का जो एरिया है उसकी सर नेचुरल जो भी कंडीशन। सर अपन जो भी स्ट्रक्चर सर अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर, उसका सर लैंड सरफेस कैसा है सर, हिली है सर, कैसा है, मतलब स्लोपी है? लैंड सरफेस के कंटूर्स कहते हैं इसको, यस। ठीक है। हिली एरिया है, रिज है, वैली है, क्या है, तो वो टोपोग्राफी फैक्टर्स में आता है। तो ये टोपोग्राफी फैक्टर जब हमारे जनरल इसकी वैल्यू भी वन ली जाती है, लेकिन ये एक्शन मतलब तब आता है, तब अकाउंट करते हैं जब हमारी विंड की जो अपलिफ्ट विंड का जो एंगल है, मतलब द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट अ साइट व्हेन अपविंड स्लोप थीटा इज मोर देन अबाउट 3 डिग्री। मतलब जो हमारा विंड को अफेक्ट करेगा, जब वो उसमें जो अपविंड स्लोप है उसकी वैल्यू 3 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा K3 फैक्टर फ्रेम में आएगा, अदरवाइज हर केसेस में वैल्यू 1 देखने को मिलेगी। द वैल्यू ऑफ K3 इज कन्फाइंड इन द रेंज ऑफ 1 to 1.36 फॉर स्लोप्स मोर देन 3 डिग्री। K3 की वैल्यू हर जगह 1 ही देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पे मोर देन 3 डिग्री है वहाँ पे हम लोग एनेक्चर कहाँ दिया हुआ है, एनेक्चर सी में से जाके, एनेक्चर सी दिया आगे IS कोड में, वो भी दिखा दूंगा, वहाँ से ये टोपोग्राफिक फैक्टर निकालेंगे। थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन। अर्थक्वेक में भी हमने इंपॉर्टेंस फैक्टर देखा था कि हॉस्पिटल्स के लिए कितना होता है, अदर स्ट्रक्चर्स के लिए कितना होता है, और स्टील बिल्डिंग्स के लिए। ऐसा भी यहाँ पे ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल, स्कूल, इरिगेशन एक्सेट्रा, उनके लिए जो हमारी K4 की वैल्यू है वो 1.3 है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स की वैल्यू 1.15 है, और बाकी स्ट्रक्चर्स की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, K1, K2, K3, K4, ये सब वैल्यूज मैंने नीचे जाके आपको निकालना बता दिया, देखना टेबल से बता दिया। यहाँ से मैंने निकाला क्या है, बेसिक विंड स्पीड मैंने साइट से मैप से देख के निकाली है। K1, K2, K3 वैल्यू मुझे उनका मीनिंग भी पता है, उनकी वैल्यूज भी पता है। तो ये सब मैं जब इन पे पुट करूंगा तो जो मेरी वैल्यू VZ निकल के आएगी वो डिजाइन स्पीड निकल के आएगी। ये मेरे 2 स्टेप्स हो गए। पहली स्टेप है VB, K1, K2, K3 की वैल्यूज देखना, दूसरी स्टेप है वैल्यूज पुट करके VZ निकालना। मेरा VZ निकल आया है, ठीक है, बहुत सही। अब आते हैं, हमने निकाली क्यों है विंड फोर्सेस, विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड, विंड फोर्स। लास्ट चीज हमें करना है विंड फोर्सेस कैलकुलेट। तो यहाँ से आएगा विंड प्रेशर्स एंड फोर्सेस ऑन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। द विंड लोड ऑन द बिल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड फॉर बिल्डिंग एज अ होल, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एज रूफ्स एंड वॉल्स, इंडिविजुअल क्लैडिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग ग्लेजिंग एंड देयर फिक्सिंग। मतलब बिल्डिंग में यूनिफॉर्म तो पूरी होती नहीं है, कहीं पर फिक्सेंस भी होती है, कहीं पर ओपनिंग्स भी होती है, रूफ्स भी होते हैं। तो हर मतलब बिल्डिंग के लिए भी और इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए भी जो हम विंड लोड कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ जाके, तो सबसे पहली चीज आ गई डिजाइन विंड प्रेशर। द डिजाइन विंड प्रेशर एट एनी हाइट अबव मीन ग्राउंड लेवल शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। PZ है हमारा डिजाइन विंड प्रेशर, VZ अपन ने निकाल लिया है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर, सारा प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। हो सकता है ये आपको आगे चल के फाइनल ईयर में सॉल्व भी करो आप, चिमनी उमनी पढ़ो तो, बाकी नहीं हो तो यहाँ से भी हम देखेंगे। तो PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर, यहाँ से हम जो निकालेंगे ये हम निकालेंगे विंड प्रेशर एट Z, ये हमारा निकलेगा यहाँ से विंड प्रेशर। लेकिन अभी डिजाइन विंड प्रेशर नहीं निकला है। डिजाइन विंड प्रेशर के लिए वापस से फैक्टर्स आएंगे KD, KA, KC इंटू PZ। PZ हमने निकाल लिया है, VZ मैंने निकालना बता दिया। सिर्फ फैक्टर्स और फॉर्मूलेस का खेल है, कुछ भी नहीं है। फैक्टर्स आपको सब कुछ कोड में से देखना है, कंडीशन आपको दी गई होंगी कि कंडीशंस क्या है, कौन सा टेरेन कैटेगरी है, किस जगह पे आ रहा है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, टोपोग्राफी क्या है, वहां से आप VZ निकाल लेंगे। VZ निकाल लिया, PZ निकाल लेंगे, PZ निकाल लिया, PD निकालेंगे। PD क्या है हमारा, डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर के लिए वापस से KD, KA, KC इंटू PZ, वापस से हमारे फैक्टर्स जो आएंगे वो फ्रेम में आएंगे। KD क्या है, KA क्या है, KC क्या है, यहाँ से समझाता हूँ। सबसे पहला है हमारा KD, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। आपका विंड जो बिल्डिंग के किस डायरेक्शन में आ रहा है, 4 डायरेक्शन होते हैं हर बिल्डिंग के, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो विंड फोर्स है वो किस फेज पर एक्ट कर रहा है। एक साथ 2 फेज पे भी कर सकता है, एक फेज पे भी कर सकता है। सेकंड है एरिया एवरेजिंग फैक्टर, प्रोजेक्शन एरिया क्या निकल के आ रहा है।
केसी है कॉम्बिनेशन फैक्टर 7.3.3.30, आगे चल के देख लेंगे क्या है। द वैल्यू ऑफ पीडी हाउएवर शैल नॉट बी लेस देन 0.70 पीजेड, मतलब जो हम पीडी निकालेंगे उसकी वैल्यू 0.7 पीजेड से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतनी होना चाहिए, इससे कम आ रही तो 0.7 पीजेड लेके चलेंगे, ठीक है। फिर ये नोट्स में क्या बोलते हैं देखते हैं। द कोफिशिएंट 0.6 NSI units in the above formula depends on a number of factors and mainly on atmospheric pressure and air temperature. The value chosen corresponds to the average Indian atmospheric condition, ठीक है। KD should be taken as, KD की बात कर रहा है, KD should be taken as 1 when considering local pressure coefficient। पहला है wind directionality factor, considering the, अब जो हमारा विंड फोर्स है, जो हवा चलती है वो किसी एक डायरेक्शन में तो चलती नहीं है। अच्छा सबने एयरपोर्ट तो पढ़ा रखा होगा, उसमें विंड रोज डायग्राम ड्रॉ करते थे, प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में सबने एयरपोर्ट पढ़ा होगा, तो उसमें हम विंडरोज डायग्राम निकालते थे, बनाते थे। वो विंडरोज डायग्राम शो क्या करता था, डायरेक्शन ऑफ विंड थ्रू आउट द 5 ईयर, मतलब 5 साल के लिए बनाते थे। तो 5 साल में विंड का डायरेक्शन क्या है उस हिसाब से वो लोग एयरपोर्ट डिजाइन करते थे। सेम चीज यहाँ पे है, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर। विंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो हर डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में, मतलब कोई एक डायरेक्शन तो होगा जिसमें वो ज्यादा टाइम के लिए ट्रेवल करती है। तो बस उस चीज के लिए हम पहले विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर निकाल लेते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में लगने के चांसेस ज्यादा है। पहला फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। कंसीडरिंग द रैंडमनेस इन द डायरेक्शनलिटी ऑफ विंड एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट प्रेशर और फोर्स कोएफिशिएंट आर डिटरमाइंड फॉर स्पेसिफिक wind direction. It is specified that for buildings, solid sign, open sign, lattice framework, and truss towers, a factor of 0.9 may be used on the design of wind structure. For circular or near circular forms, this factor may be taken as 1.0. तो यहाँ से तुम्हारे values clear हो गए कि जो भी हम it is specified that for the building, solid sign, open sign, मतलब जो भी building से उसके 0.9 कब लेना है, 1.0 कब लेना है। For the cyclone affected region also the factor kd shall be taken as 1.0। बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया में कि विंड फोर्सेस ज्यादा नहीं, मतलब हवा या फिर साइक्लोनिक रीजन ज्यादा है। अर्थ से भी अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, भुज में देखने को मिलता है। 7.2.2 एरिया एवरेजिंग फैक्टर, ठीक है। एरिया एवरेजिंग फैक्टर प्रेशर कोएफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ एवरेजिंग द मेजर्ड प्रेशर वैल्यूज ओवर area. As the area becomes larger, the correlation of measured values decrease, and vice versa. The decrease in pressure due to larger areas may be taken as into account. ठीक है, यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा फोर्स कम होता जाएगा। तो उसमें यही बोला है, ये ट्रिब्यूटरी एरिया, मतलब जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, उस मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग एरिया एवरेजिंग फैक्टर है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है हमारा वैसे वैसे एरिया एवरेजिंग फैक्टर की वैल्यू कम हो रही है। लीनियर इंटरपोलेशन फॉर इंटरमीडिएट वैल्यूज, हाँ लीनियर इंटरपोलेशन मतलब जरूरी नहीं है कि इसी रेंज में आए, तो आप लीनियर इंटरपोलेशन से जितनी भी हमारी एरिया की वैल्यू आ रही है या दी गई है वहाँ से निकाल के हम लोग एरिया एवरेजिंग फैक्टर निकालेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए evaluating loads on tributary area should be center to center distance, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल एलिमेंट अलग अलग चीजें, तो इनके लिए भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से आता है प्रेशर कोएफिशिएंट Cp और Ce। प्रेशर कोएफिशिएंट मतलब ये हमारी लास्ट स्टेज है, हमने सारे प्रेशर निकाल लिए। इस स्टेप पर आके हमारे फोर्स निकल के आएंगे। The pressure coefficient are always given for a particular surface or part of the surface of the building. Pressure coefficient पढ़ रहा हूँ मैं, इसको रहना। The pressure coefficient are always given for particular surface or part of the structure of the building. The wind load acting normal to the surface is obtained
by multiplying the area of that surface or its appropriate portion by the pressure coefficient in the design wind pressure at the height of surface from the ground. इसकी वैल्यू 7.3.3 में दी है C3 और C7 यहाँ पे आपको 7.3 हाँ यहाँ प्रेशर कोएफिशिएंट और धन प्रेशर करने वाला हूँ मतलब विंड लोड ऑन इंडिविजुअल नोड्स यहाँ पे हमने प्रेशर निकाल दिया है लेकिन इंडिविजुअल की बात है विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है F = CPE - CPI A into PD। अब यहाँ पे CPE और CPI ये दोनों नए कोफिशिएंट वापस से आ गए। ये कम देखने को मिलेगा विंड लोड ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स, मैक्सिमम केसेस में आपको मतलब यहाँ तक काम हो जाएगा। PD मतलब जो कैलकुलेट करना रहेगा हमारी वैल्यू विंड प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा KD KA KC। लेकिन इनकेस अगर वो बोलता है कि इंडिविजुअल मेंबर्स पे भी निकालना है तो आपको यहाँ से F = CPE - CPI A into E। ये जो वैल्यू से मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसीजर बता रहा हूँ ये स्टार्ट पे आप कर नहीं मतलब जैसे हमने अर्थक्वेक में क्या किया था सीधे जनरेट लोड करके वैल्यूज डाली थी और हमें सीधे सीधे मिल जा रही थी। लेकिन विंड लोड में ऐसा नहीं होता है। विंड लोड में आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कॉपी पे फोर्स निकलेंगे उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे डेड लोड अपन ने कैलकुलेट करके अप्लाई किया था डेड लोड, लाइव लोड कोड से देख के अप्लाई किया था। विंड लोड हम वहां से IS कोड सेलेक्ट करते थे, वैल्यूज डालते थे और अपने आप आउटपुट निकल जाता था, वहां पे विंड लोड एक्ट करने लगते थे। लेकिन यहाँ पे जो विंड फोर्स है विंड फोर्स हम स्टार्ट पे नहीं लगा सकते क्योंकि बताता हूँ क्यों नहीं लगा सकते। अपन जो अर्थक्वेक लोड लगाते थे ये फिनिश कर ही देता हूँ पहले। व्हेन कैलकुलेटिंग द विंड लोड ऑन इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज रूफ्स एंड वॉल्स and individual cladding units and their fittings, it is essential to take account of the pressure difference between opposite faces of an element or units. For clad structure, it is therefore necessary to know the internal pressure as well as the external pressure. The wind load acting in the direction normal to the individual structure element or cladding unit as equals to CPE - CPI A into PD। मतलब जो विंड फोर्स एक्ट कर रहा है इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहे हैं या वॉल की बात कर रहे हैं या क्लैडिंग की बात कर रहे हैं, किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो CPE - CPI मतलब एक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल भी हर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ एयर होती है वो अप्लाई ही करती है। तो CPE - CPI एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट माइनस इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट इनटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट इनटू PD। PD मैंने ऊपर बता दिया कि डिजाइन विंड प्रेशर अपन ने कैसे कैलकुलेट किया है। PD की वैल्यू यहाँ से देख के आप निकाल सकते हैं। PD की वैल्यू KD KA KC इंटू PZ। PD की वैल्यू निकालेंगे इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, इंटू कोफिशिएंट करेंगे तो विंड फोर्सेस आ जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं। ये तो IS कोड बता दिया मैंने 875 पार्ट 3 कि विंड फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से कोफिशिएंट यूज होते हैं। एक बार दोबारा से क्विक बता दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है बेसिक विंड स्पीड। हाँ VB सबसे पहली स्टेप होता है बेसिक विंड स्पीड VB, जो हम निकालेंगे मैप से देखकर। VB पता चल गया, उसके बाद निकालेंगे डिजाइन विंड स्पीड। डिजाइन विंड स्पीड इक्वल्स टू VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज हमको प्रोबेबिलिटी फैक्टर टेरेन ये मैंने वैल्यूज देखना आपको अभी बताया है जस्ट अभी। इसमें जो K2 की वैल्यू है वो हर हाइट पर चेंज होगी, इसलिए K2 की वैल्यू ट्राई करना लास्ट में डालो, मत डालना। हर हाइट के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएगी, सारे फैक्टर्स डाल देना लेकिन K2 की लास्ट में डालना, क्योंकि हर हाइट के लिए जो फोर्सेस की वैल्यूज निकल के आएगी वो डिफरेंट है। डिजाइन विंड स्पीड निकाल ली हमने, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से, एम्पेरिकल फॉर्मूला PZ = 0.6 इंटू VZ²। यहाँ पे PZ निकाल लिया, विंड प्रेशर एट हाइट Z। अब निकालेंगे डिजाइन विंड प्रेशर PD। PD कैसे आएगा? KD इंटू KA इंटू KC। KD KA KC
ये कोफिशिएंट समझाती है, मतलब 7 कोफिशिएंट है इसमें देखा जाए तो, K1 K2 K3 K4 KB K KC, 7 कोफिशिएंट आपको देखने हैं। अब वो बोलेगा कि इंडिविजुअल मेंबर्स पे निकालना है तो 2 कोफिशिएंट और ऐड हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा देखने को मिला फिर भी एक बार फिर से देखोगे तो है कुछ भी नहीं, वैल्यूज देखना है, टेबल से पुट करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, वैल्यूज देखना है, कोफिशिएंट देखना, टेबल से पुट करना, आईएस कोड मिलता है जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से भी प्रोसीजर देख सकते हो। फिर थर्ड स्टेप हो गई हमारी इंडिविजुअल मेंबर्स का कोर्स कैलकुलेट करना, CPE माइनस CPI A इंटू पी। अब मैं ये बोल रहा था, यहाँ तक तो हमारा आईएस कोड का काम हो गया, डाउनलोड कर लेना। अब मैं ये बोल रहा था कि जो हम फोर्सेस लगाते हैं स्टैट पर डायरेक्ट जो जैसे अर्थक्वेक के आपने क्या जनरेट करके वैल्यूज डाल दी थी और हमें आउटपुट क्या था, मतलब विंड फोर्स अर्थक्वेक फोर्स लग गए थे वहाँ पे, लेकिन विंड फोर्सेस डायरेक्टली नहीं लगते क्योंकि अर्थक्वेक फोर्स में हम पहले जाके IS 1893 पार्ट 1 वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, पहले कोड चूज करते थे सबसे पहले जब हम डेफिनेशन देते थे। चलो एक बार ओपन करके बता देता हूँ ना। ये हमारी फाइल है, इसमें हम लोग जनरल पे जाते हैं, लोड एंड डेफिनेशन, डेफिनेशंस में हम जो सीजमिक ये जब सिलेक्ट करते हैं सीजमिक में ऐड करते हैं, नहीं हाँ, यहाँ पे जब जनरेट पे करते हैं तो उस सब जनरेट करने से पहले हम क्या करते हैं, कोड सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कोड कौन सा IS 1893, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो कोड सिलेक्ट करते हैं, ये किया, इसे सिलेक्ट किया, बहुत सारे कोड्स हैं इसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए, कनाडा, कोलंबिया एक्सेट्रा, हम इंडियन कोड यूज़ करते हैं यहाँ पे तो IS 1893 कर दिया। तो ये जो कोड हमने सीजमिक डेफिनेशन के लिए कर दिया है अर्थक्वेक लोडिंग के लिए, ये विंड इसमें डिफाइन नहीं है, मतलब विंड में मैं ऐड करूं विंड डेफिनेशंस में जब ऐड करूंगा तो हमारा इंडियन कोड दिए स्टैट में फीड ही नहीं किया हम लोगों ने, सॉफ्टवेयर में ही नहीं किया विंड लोड। जैसे यहाँ पे सीजमिक डेफिनेशंस में आपको अलग अलग लोड देखने को मिलेंगे, इसमें हमारा इंडियन कोड भी है IS 1893 2002-2005, लेकिन जिस कोड से अभी अपन ने पढ़ा IS 875 पार्ट 3 जो हमारे इंडिया में यूज होता है वो स्टैट में नहीं दिया हुआ है, तो विंड लोड हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, विंड लोड हमको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हर मेंबर पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सुशीला आ रहा है समझ में? कुछ भी आया समझ में क्लास में? यस सर। क्या किया मैंने कि मैंने बस सर आया सर पक्का? यस हाँ अमन, सर वो विंड लोड वाला जो आपने बताया सर उसका एक अगर अपन सॉफ्टवेयर पे नहीं कर सकते सर आप एक न्यूमेरिकल करवा देंगे? हाँ न्यूमेरिकल करवा देंगे, आपको एक न्यूमेरिकल करवा देंगे हाँ, सॉल्व। तो सर उससे समझ में आ जाएगा सर पूरे फॉर्मूलेज जो है। हाँ उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है हो सकता है आपको आगे शायद यूज हो या चिमनी में नहीं हो, एक न्यूमेरिकल करा देंगे लेकिन विंड का ओके सर। प्रिपेयर करके थोड़ा हायर चला जाएगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल करा देंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। हिमांशु? यस सर। यस सर, चलो बढ़िया, जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ा दिया ना मैंने? नहीं सर, क्योंकि आ उसमें रहा कुछ है। था नहीं समझ, आ रहा है ना समझ में? यस सर, आ रहा है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, मैंने कहा आपको आ गए होंगे। देविशा यस सर। आ गया समझ में? हाँ सर। जैसे अभी अर्थक्वेक का लोड पढ़ाया, अपन अप्लाई करने चले गए थे सॉफ्टवेयर पे, वैसे ही मैंने अभी विंड का लोड लगाया,
तो इससे पहले एक न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके बाद किसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना सिखाएंगे। यस किसी को कोई डाउट? और एक बार खुद से भी देख लोगे उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं, जो फैक्टर्स कंडीशंस मैच कर जाए वो वैल्यूज पुट करो और आपको वैल्यूज आंसर निकल के आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो टाइम भी हो ही गया है आज, कोई नई चीज स्टार्ट करेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अटेंडेंस लूँ? यस सर। शशांक एंड पेन? हाँ भाई बोल।